नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 4 और 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए इस वीडियो के, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे MCQs भी सॉल्व करने हैं और अगर आप MCQs को सॉल्व करेंगे तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होंगी। आप जो भी नॉलेज पढ़ रहे हैं उसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको MCQs को एंड में डिस्कस करेंगे जब हम इस लेक्चर के, तो आपको उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी लोग कमेंट करते हैं उनके नाम मैं पढ़ते रहता हूँ, आंसर्स भी पढ़ते रहता हूँ। तो आप अप्लाई करते रहिए उस नॉलेज को और अपने प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाइए। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करें। अब हुआ क्या है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता देखने मिली, एक्यूट स्कैरसिटी हो चुकी है पानी की, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कुछ पार्ट्स में। कहाँ के? तो कर्नाटक, ये स्टेट के कुछ पार्ट्स में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ जो भी वहाँ पे रिवर्स बहती है वो काफ़ी कम पानी अब वहाँ से कैरी कर रही है, तो अपने साथ काफ़ी कम पानी नदी ला रही है, इसीलिए यहाँ पे बहुत पानी की कमतरता महसूस हो रही है। अब इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो ज़्यादातर जो एरिया है एरिड कलायन, जो कर्नाटक का रीजन है, यानी कलायन रीजन है कर्नाटक का, वो एरिड रीजन है, यानी वो थोड़ा सा सूखा रीजन है। तो ये डिपेंड होता है दो नदियों पे, और दो नदियों के नाम है, एक है कृष्णा रिवर और दूसरी तुंगभद्रा रिवर। तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, ये दो रिवर से ही वहाँ पे पानी मिलता है। और ये दो नदियों को जो पानी मिलता है, अब ये दो रिवर्स को हम एकदम पेरेनियल रिवर नहीं कह सकते, ऐसी नदियाँ नहीं कह सकते जिनको 12 महीने पानी होता है। आखिर इनको पानी मिलता है मानसून के कारण। तो साउथ वेस्ट मानसून जो होता है वो फेल हो गया था, इसीलिए उन दोनों नदियों को पानी अच्छा नहीं मिला। और पानी अच्छा ना मिलने के कारण हुआ क्या है कि ये एरियाज में पानी नहीं मिल रहा है। अब कावेरी नदी और तुंगभद्रा रिवर ये दोनों न्यूज़ में आ गए, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले कावेरी रिवर के बारे में पढ़ लेते। आप लोगों को अपनी मैप बुक्स ओपन करनी है और कावेरी रिवर्स को देखना, कावेरी रिवर को देखना है। जो मैं बताऊंगा उसको अच्छे से देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। जो कावेरी रिवर है उसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ये सबसे पहली चीज याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा या फिर गंगा ऑफ द साउथ, ये कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी का स्पेलिंग कावेरी भी है और कावेरी भी है। कावेरी रिवर जो होती है ये तल कावेरी करके जगह है। कहाँ पे? तो ब्रह्मागिरी रेंज में, अच्छे से याद रखना। चेरांगला विलेज है, कोडगु या फिर इसको कुर्ग भी कहा जाता है कर्नाटक में। ताल कावेरी, अच्छे से तल कावेरी अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ये कर्नाटक से तमिलनाडु से बहती है, और वहाँ से हम देखेंगे कि दो स्टेट यहाँ कवर कर रही है, याद रखना है, कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। और ये उतरती है ईस्टर्न घाट से, यानी ईस्टर्न घाट जब भी मिलता है तो ईस्टर्न घाट से जब ये नीचे उतरती है, तो आपको पता है जब पानी नीचे गिरेगा किसी भी पर्वत से या फिर किसी भी घाट से, तो वो वाटरफॉल की तरह दिखेगा। तो वहाँ पे वाटरफॉल भी काफ़ी सारे बनाए हैं कावेरी रिवर ने। तो उसके बाद वो एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में। अगर हम इंडिया का मैप बनाए तो इधर साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे जाके वो एम्प्टी हो जाएंगी बे ऑफ बंगाल में। इधर साइड जो है वो अरेबियन सी है, तो बे ऑफ बंगाल में जाके वो एम्प्टी हो जाती है। तो कुडालोर करके जगह है तमिलनाडु में, वहाँ से ये रिवर जो होती है ये कुछ डेल्टा बनाती है, याद रखेगा। तमिलनाडु में डेल्टा यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती है, जैसे रिवर ऐसी बहती है और ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरीज बना के ये कहीं ना कहीं बे ऑफ बंगाल में मिलती है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में ब्रेक हो जाती है तमिलनाडु में जाकर, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसे बनता है याद रखिएगा, जब भी रिवर किसी भी सी को जाके मिलती है, समुद्र को जाके मिलती है, तो रिवर तो अपने साथ काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करती है ना, यानी हम कहेंगे कि अपने साथ काफ़ी सारे जो भी रॉक्स है, जो भी सैंड है, क्ले है, जो भी है, तो ये सब वो कैरी करते हुए जाएगी। और बाद में जब वो सी को मिलेगी तो सी के पास ये सब चीज़ें वो डिपॉजिट करने लग जाएगी, जितने भी एंड में उसके पास बची है। तो ये डिपॉजिट करते करते बाद ज़मीन जैसा ही स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तो इसको डेल्टा कहते हैं। तो जो भी डेल्टा होता है वो आपको यहाँ पे जो है कृष्णा बनाते हुए दिखती है, कावेरी बनाते हुए दिखती है। और ये जो डेल्टा, इसको कहा जाता है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, ये डेल्टा को गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है। अब इसके अगर हम बात करें ये कावेरी रिवर के, तो अगर हम इंडिया में देखें तो यहाँ पे वेस्ट में इसके वेस्टर्न घाट है। अगर हम वेस्ट साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट देखने मिलते हैं इंडिया में। उसी के अलावा अगर हम ये कावेरी रिवर के ईस्ट में जाते हैं तो आपको ईस्टर्न घाट देखने मिलते हैं। तो ईस्ट में ईस्टर्न घाट, वेस्ट में वेस्टर्न घाट, एंड द साउथ में भी वेस्ट ईस्टर्न घाट। देखिए साउथ में नीचे भी इसके ईस्टर्न घाट आपको देखने मिलेंगे। और एक रिज है जो सेपरेट करती है कृष्ण बेसिन और पेनार बेसिन को ऑन द नॉर्थ, है ना। तो आपको एक
रिज भी देखने मिलेगी जो इसको कृष्ण बेसिन और पेन्नार ये दो नदियों से अलग करती है, ऐसी एक रिज भी है। तो ये भी चीज़ें आपको पता चलती है कावेरी रिवर के बारे में। रिज यानी ऐसा थोड़ा सा ऊपर आया हुआ पोर्शन होता है, वो पोर्शन अलग करता है, यहाँ एक रिवर यहाँ एक रिवर, तो ये आपको रिज भी देखने मिलेगी। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन थी कावेरी रिवर की। अब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तुंगभद्रा नदी की। तुंगभद्रा रिवर की अगर बात करें तो तुंगभद्रा ये रिवर इंडिया में आप देखोगे तो ये बहना शुरू होती है कर्नाटक स्टेट से। कर्नाटक से निकलती है, उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में जाती है। आंध्र प्रदेश में जाने के बाद वो कृष्णा रिवर को जाके मिल जाती है मुरवाकोंडा नाम की जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे। यानी ये रिवर बहते हुए आएगी और ये रिवर किसको मिल जाएगी? कृष्ण को मिल जाएगी। तो ये तुंगभद्रा रिवर कृष्णा रिवर को मिल जाती है। और रिवर तुंगभद्रा, इसका नाम आया कहाँ से? तुंगा, दो स्ट्रीम साथ में मिलती है, एक है तुंगा और दूसरी है भद्रा। तो तुंगा और भद्रा ये दो रिवर जब साथ में मिलते हैं तो ये नाम बन जाता है तुंगभद्रा। तो हम कहेंगे तुंगभद्रा नाम ऐसा मिला है तुंगभद्रा रिवर को। तो तुंगा और भद्रा जो होते हैं ये निकलते कहाँ से? गंगा मूल करके जगह है, वरहा पर्वत है गंगा मूल। ये वरहा पर्वत है कहाँ पे? तो वेस्टर्न घाट में। इसका एलिवेशन है ये पर्वत का 1458 मीटर्स। इतने ऊपर से ये तुंगा और भद्रा नदी निकलती है और आगे जाके मिल के ये तुंगभद्रा बनाती है। जब भी ये जो नदी है ये कृष्ण को, ये जो दोनों स्ट्रीम्स है ये शिमोगा करके जगह है, शिमोगा में आके ये दोनों रिवर्स मिलती है और फिर ये यहाँ से हम कहेंगे 31 किलोमीटर्स तक बहती है। तो ये 531 तक ये बहती रहेगी। यानी आप देखोगे तुंगा आ गई, भद्रा आ गई, तुंगा भद्रा बनी, 538 किलोमीटर्स तक बही और आगे जाके वो कृष्ण नदी को जाके मिल गई। तो ये जो कृष्ण रिवर को ज्वाइन करती है उसको संगम जो हम कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो तुंगा भद्रा और कृष्णा रिवर का संगम जो होता है वो जगह का नाम है संगमलेश्वरम। तो संगमलेश्वरम करके जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे आके मिलेंगे। 382 किलोमीटर्स तक ये जो रिवर है तुंगभद्रा ये कर्नाटक में बहती है। उसके बाद आप देखोगे तो ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री से बहती है 58 किलोमीटर्स तक, दोनों के बाउंड्री से। और उसके बाद वो आंध्र प्रदेश में एंटर करती है और आंध्र प्रदेश में वो 91 किलोमीटर्स तक बहती है। तो तुंगभद्रा और कृष्ण रिवर जहाँ पे मिलती है वहाँ पे संगमेश्वरम टेम्पल है। संगमेश्वरम टेम्पल काफ़ी एक पवित्र स्थल माना जाता है जहाँ पे ये दोनों नदियों का संगम होता है, कृष्ण और तुंगभद्रा। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि हम्पी करके एक जगह है जो आपने कर्नाटक में सुनी होगी। हम्पी ये कहीं ना कहीं तुंगभद्रा रिवर पे ही के ही किनारे सिचुएटेड है और हम्पी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ यूनेस्को। और इसका इन्फ्लुएंस जो होता है, यानी आपको मेनली बता दो, इसको जो पानी मिलता है वो साउथ वेस्ट मानसून से मिलता है। साउथ वेस्ट क्यों कहते हैं? साउथ से निकल के वेस्ट की ओर जाता है, ये मानसून होता है। तो इस मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। मानसून यानी आपको पता है एक तरह की विंड है जो अपने साथ कुछ जो भी हम कहेंगे कि यानी हमारे इंडिया में रेनफॉल लाने में सबसे बड़ी हेल्पफुल विंड है वो जो बहती है मानसून, और अपने साथ ह्यूमिडिटी कैरी करती है, या फिर हम कहेंगे जो भी इवेपोरेशन हुआ है उसको कैरी करेगी, बादलों को कैरी करेगी और बाद में हमें बारिश देगी। तो ये कहीं ना कहीं पेरेनियल रिवर तो है, बट समर में कहीं ना कहीं ये बहुत कम हो जाता है। तो ये इसीलिए इसको पूरी तरह से पेरेनियल कभी कभी कहा नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि 12 महीने। पहले वाली तो नदी 12 महीने नहीं थी, दूसरी वाली भी पूरी तरह नहीं कह सकते, बट इनका पानी बहुत कम हो जाता है समर में। अब बारिश आएगी तो पानी मिलेगा, बारिश नहीं आएगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो हिमालयन रिवर और ये जो नीचे आपको रिवर देखने मिलता है पेनिनसुलर रिवर, इनमें यही फर्क है कि हिमालय की रिवर्स 12 महीने भी पानी उनको रहता है, क्योंकि हिमालय जब भी बारिश नहीं आएगी तो हिमालय का आइस मेल्ट रहता है और वहाँ से इनको पानी मिलते जाता है। बारिश आती है तो बारिश से पानी मिलता है ऊपर के नदियों को, बट ये जो नीचे की नदी है ये पेरेनियल रहने के चांस थोड़े कम होते हैं। तो इस तरह से तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर जो होता है ये न्यूज़ में रहा, और ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स हमें मिलता है वो था द हिंदू। अगला करंट अफेयर आपको जो देखने मिलता है वो हंगुल को लेके है। हंगुल, यस, हंगुल आपने पहले नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं उन्होंने तो ये नाम पक्का सुना है। हंगुल जो होता है इसकी अगर बात करें तो इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। तो मेटिंग कॉल्स है एंडेंजर्ड हंगुल के। हंगुल जो है इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मेटिंग की जाने वाली है, ऐसा देखने मिल रहा है। तो मेटिंग के थ्रू इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाएगी। बैकग्राउंड में जाएगा तो कश्मीर में हाईली शाय, बहुत शर्माने वाला और सेंसिटिव जानवर होता है ये हंगुल। हंगुल जो होता है ऐसा कहा जाता है एज रिपोर्टेड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट रूटिंग एंड और मेटिंग सीजन इन द प्रीवियस ऑटम। तो उसके लिए सबसे अच्छा सीजन था ऑटम पिछले वक्त, तो इस बार भी उनके लिए ये अच्छा सीजन होगा। तो अब मेटिंग कॉल्स रहेंगे तो हम कहेंगे हंगुल की। अब सो ये जो हंगुल है ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, ये अच्छे से याद रखना है। अब चलिए हंगुल के बारे में कुछ
इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो हंगूल जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का, और कश्मीर स्टैग जो होता है उसको ही हंगुल कहा जाता है। तो इसको कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, हंगुल भी कहा जाता है। और आपको ये बता दूं कि सेंट्रल एशियन रेड डियर का हम कहेंगे ये सब स्पीसी है, यानी हंगुल जो है ये दिखता डियर जैसा ही है और उसी का ये सब स्पीसी भी है। उसी के साथ आपको ये बता दूं कि ये एंडेमिक है कश्मीर को। एंडेमिक यानी वो जानवर जो सिर्फ उसी एरिया में पाया जाता है उसे वहाँ का एंडेमिक कहते हैं। और सब स्पीसीज जो है इसके कुछ और भी ये या फिर हम हंगुल कहेंगे, ये सर्वाइव कर रहे हैं अपना कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए ये लड़ रहे हैं, ताकि इनकी तादाद अगर कम हो गई तो ये दिखेंगे नहीं। तो ये फैल चुके हैं 141 स्क्वायर किलोमीटर में। दाचिगम नेशनल पार्क में आपको देखने मिलता है। तो ये जो दाचिगम नेशनल पार्क है ये आपको कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में देखने मिलता है। तो वहाँ पे आपको ये हंगुल देखने मिलेंगे। हंगुल की अगर बात करें तो हंगुल ये कश्मीर के जो भी पहाड़ है वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद वहाँ दिखती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे दिखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है वो उसको लग के एक स्टेट है और चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपको काफ़ी सारे देखने मिलते हैं। सर्वे ऐसा हुआ उससे ये पता चला 2019 में कि हंगुल जो होता है उसके जो स्पीसीज़ है वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नो लॉन्गर कन्फाइंड विद इन द वॉल्स ऑफ दाचिगम नेशनल पार्क, है ना। पहले ऐसे ही कहा जाता था कि हंगुल देखना है तो दाचिगम नेशनल पार्क में ही जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। अभी तो वो काफ़ी जगह देखने मिल रहा है, यानी हम कहेंगे कि वो माइग्रेट होते होते अलग जगह देखने मिलता है। यानी आपको देखोगे तो सिंध वैली से लेके तुलैल तक है, गुरेज वैली यहाँ तक देखने मिलता है। तो यहाँ से वहाँ तक वो माइग्रेट होता है जो हम कहेंगे। तो इसका जो माइग्रेट होता है वो जगह जो है उसकी जो कॉरिडोर है वो ऐसा कहा जाता है कि वो हमने उसे मेंटेन किया था। और ये जो कॉरिडोर है ये एक्टिव है कब से, तो हम कहेंगे यानी पिछले बार कब एक्टिव था, जब ये यहाँ से वहाँ जाया करते थे, यानी तब उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो इसलिए वो कॉरिडोर का यूज़ करके आप कहोगे तो ये पहले आपको सिंध वैली से तुलैल गुरेज वैली तक भी देखने मिलते थे। क्या ये जो कॉरिडोर था जहाँ से पास होते थे वो 1900s का टाइम था। अब अगर देखा गया 2023 में तो 289 हंगुल जो है वो बच्चे हैं, उसमें से 275 दाचिगम नेशनल पार्क में और 14 जो है वो त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको देखने मिलता है, जो दूसरा घर माना जाता है हंगुल का। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डाला गया है। तो काफ़ी कम बचे हुए 275 तो दाचिगम में है और 14 त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टोटल 289 बचे हुए हंगुल। तो हंगुल को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कश्मीर या हिमाचल प्रदेश के आसपास ये देखने मिलेंगे। थोड़े इधर उधर वो जाते हैं, स्कैटर होते हैं, बट मैंने आपको बताया कि पहले का ज़माना अलग था। पहले के ज़माने तो दूर दूर तक वो देखने मिलते थे। तो हम कहेंगे अभी वैसा हाल नहीं है, अभी वो काफ़ी सारे एरियाज़ में नहीं देखने मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो करंट अफेयर था प्रोजेक्ट हंगुल को लेके, इसका सोर्स था द हिंदू। अगली करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ है नैनो यूरिया को लेके, और इसका जो सिलेबस होता है वो साइंस में जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो होता है वो अब रिप्लेस करने वाला है कंजम्पशन ऑफ 2.5 मिलियन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल यूरिया विथ नैनो यूरिया। अब तक हम जो यूरिया यूज़ करते थे हमारे एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, उसके जगह अब हम नैनो यूरिया यूज़ करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ऐसा सरकार ने कहा है। यानी 2.5 मिलियन टन्स का नैनो यूरिया अब यूज़ किया जाएगा। तो यूनियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर जो था उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली कहा है। बैकग्राउंड की अगर बात करें तो दिस इज लाइन विद इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी। हमने कहा था कि यूरिया का जो प्रोडक्शन है उसमें हम 2025 तक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। अब अगर आपको ये सवाल सता रहा होगा कि यूरिया होता क्या है, तो आपको मैं ये बता दूं कि यूरिया जो होता है ये सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें हाई नाइट्रोजन कंटेंट्स होते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी है, यानी ये काफ़ी सस्ता भी है और इसमें नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छा है जो आपके ज़मीन को अच्छा फर्टिलिटी दे सकता है और अच्छे आपकी फसलें आ सकते हैं। यूरिया जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर है पूरे देश का, और अगर हम इसका यूज ज़्यादा कर ले तो यहाँ पे नाइट्रेट लीचिंग होती है, वाटर कंटेमिनेशन होता है, यानी हम कहेंगे नाइट्रेट जो होगा उसकी लीचिंग हो जाएगी। आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं बह जाएगा पानी के साथ या उड़ जाएगा और कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाके पहुँच जाएगा। वाटर कंटेमिनेशन यानी पानी को भी खराब कर सकता है, ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी इससे होते हैं जो आप कहोगे यूरिया उससे। और सॉइल एसिडिफिकेशन तो हो गए, सॉइल की एसिडिटी बढ़ेगी, आप उसमें केमिकल्स पे केमिकल्स डालते जाओगे तो, और बायोडाइवर्सिटी खराब होगी क्योंकि काफ़ी सारी जो स्पीसीज होता है उनको अफेक्ट कर जाएगा और उनकी लाइफ कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। नैनो यूरिया की अगर बात करें तो हमने उसे डेवलप इसीलिए किया है क्योंकि काफ़ी सारे जो चैलेंजेस थे यूरिया को लेके उसे हम खत्म कर पाए, इसलिए हम नैनो यूरिया को लेके। अब नैनो यूरिया क्या होता है ये देख लेते हैं। नैनो यूरिया एक नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया एक फर्टिलाइजर है जो आपको काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है आपके प्लांट्स के लिए, यानी काफ़ी
बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन नहीं रहेगा, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा। डेवलपमेंट और अप्रूवल की बात करें तो नैनो यूरिया जो था उसको बनाया गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने, इफ्को ने, और ये इट इज़ द ओनली नैनो फर्टिलाइजर जिसको अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, एक इकलौता है ये जिसको अप्रूवल मिला है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के चलते। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स तो काफ़ी सारे हैं। पहली बात तो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन है, क्योंकि नैनो यूरिया जो बनाया जाता है उसमें काफ़ी सारे हम कहेंगे कि एनर्जी एफिशिएंट, यानी अच्छी एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं हम, जिससे पोल्यूशन होता है, ऐसे एनर्जी यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस से बनाया जाता है, तो कार्बन का इमिशन नहीं होगा, इसलिए कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे। उसके अलावा न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ये भी बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्रॉप को जितनी ज़रूरत है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, 80% ज़्यादा होने लगेगी, जिससे न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को हम कहीं ना कहीं एक तरह से अचीव कर लेंगे। हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी, नैनो यूरिया हम यूज़ करेंगे जिससे क्रॉप्स अच्छे आएंगे, सॉइल की हेल्थ अच्छी रहेगी और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी अच्छी रहेगी हमारे प्रोडक्ट्स की। उसके अलावा इम्बैलेंस यूज जो होता था, यानी वही है कि पहले एक्सेसिव यूज़ किया जाता था यूरिया का, तो नैनो यूरिया आने के कारण एक सफिशिएंट अमाउंट में ही अब नाइट्रोजन मिलेगा, और नैनो यूरिया जो होता है नाइट्रेट लीचिंग को भी रोकेगा, वाटर कंटेमिनेशन भी नहीं होगा, ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है वो भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बट एज कंपेयर टू यूरिया काफ़ी कम होगा। तो ऐसा नैनो यूरिया और यूरिया में डिफरेंस है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, तो अच्छी बात है, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसकी अगर बात करें तो इसका सोर्स था इफ्को, ये पूरे करंट अफेयर का सोर्स जो है वो है इफ्को, जो नैनो यूरिया को लेके है। उसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को लेके, जिसको शॉर्ट में पीएम अजय भी कहा जाता है। इसका जो सिलेबस आएगा वो आपको GS2 में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पॉलिसीज स्कीम्स को लेके ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उन्होंने अभी एक फाउंडेशन स्टोन रखा है, जिससे वो 34 रेसिडेंशियल हॉस्टल्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे 34 हॉस्टल्स बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में अंडर पीएम अजय। अब अगर इसके बैकग्राउंड में जाए तो हमें देखने मिलता है ये जो हॉस्टल्स होते हैं ये स्पेशली डिजाइन किए जा रहे हैं शेड्यूल कास्ट, SCs और अदर बैकवर्ड क्लास OBC स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो इनिशिएटिव है इससे काफ़ी अच्छा एक लिविंग एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है, पिछड़े हुए जो भी जनजातियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक सपोर्ट मिलेगा जिससे वो खुद को डेवलप कर सके। तो ये प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है क्या, ये देख लेते हैं। तो ये पीएम अजय जो है ये कहीं ना कहीं गरीबी हटाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं एम्पावर करने के लिए है कुछ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को इंडिया में। उसी के अलावा पीएम अजय जो होगा ये कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो एमलगमेट करती है 3 स्कीम्स को। तो 3 स्कीम्स जो है, 3 तो हम कहेंगे कि 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, उन तीनों को एक करके पीएम अजय लाई गई है। पहली स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY, दूसरे का नाम था स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, जिसको SCA या SCSP कहा जाता था। तीसरी जो स्कीम थी वो थी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो यह छात्रावास योजना जो है ये पूरी आपको 3 स्कीम से जो एक होते हुए दिखेगी। तो पहली है, आपको नाम पता चल रहा है ग्राम से, तो ये आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे, यानी गांव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, डिग्निफाइड लिविंग अच्छी की जाएगी, यानी वही है कि सोसाइटी के जो भी सेक्शन है उनको कहीं ना कहीं गाँव के भी लोगों को काफ़ी अच्छा एक मौका मिलेगा कि अपने आप को एजुकेट कर पाए। दूसरा, शेड्यूल कास्ट के लिए आपको ये प्लान ऐसा कहीं ना कहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो भी प्रोजेक्ट्स है वो इसके लिए काम करेंगे कि इनकम बढ़ानी है हमें, ठीक है। तो इंक्रीज इनकम थ्रू कॉम्प्रहेंसिव लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं डेवलप करने का मौका मिलेगा जो SC डोमिनेटेड विलेजेस है उनको जो भी इनकम आएगी उससे। तो जो भी जहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हैं, ऐसे गांव जो होते हैं वहाँ पे एक अच्छी स्कूल्स लाई जाएगी, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एनरोलमेंट कर रहे हैं कि नहीं ये देखा जाएगा। तो ये सब यहाँ पे किया जाता था दूसरी योजना के चलते। और तीसरी जो योजना ये थी बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। तो छात्रावास से आपको पता ही चल रहा है ये कहीं ना कहीं हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती थी, एकोमोडेशन प्रोवाइड करती थी, जो भी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन परस्यू करने के लिए रूरल और रिमोट एरियाज़ में, गाँव में। तो हम कहेंगे ये तीनों को एक करके अब पीएम अजय काम करने वाली है। तो पीएम अजय ये काफ़ी एक हम कहेंगे महत्वपूर्ण या फिर काफ़ी एक
स्पेशल स्कीम मानी जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम मानी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये करंट अफेयर था, इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज PIB। अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। तो पहला MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नैनो यूरिया। बट ये MCQs के बाद हमें दूसरे करंट अफेयर की ओर जाना है जो 5 मार्च का होगा। अब हमने ये 4 मार्च के हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी MCQs है वो बाद में हम 4 मार्च के करंट अफेयर को भी पढ़ने वाले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ओनली नैनो फर्टिलाइजर अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, नैनो यूरिया इज डेवलप्ड एंड patented by Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited. Third is nano urea reduces nitrate leaching, water contamination compared to traditional urea. How many of the statement given above are correct? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। आपको अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। प्रधानमंत्री आदर्श योजना, सेकेंड इज प्रधानमंत्री आवास योजना, थर्ड इज बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अब हम आंसर्स देख लेते हैं 2 मार्च को जो मैंने MCQs पूछे थे उसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था C, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था D और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था B। तो ये 3 हमारे क्वेश्चंस थे और उनके ये आंसर्स हैं। तो अब हम जो 5 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला न्यूज़ है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को लेके, STR को लेकर। इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। कंटेक्स्ट ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट जो होती है उन्होंने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है उनको कहीं ना कहीं कहा था कि कुछ फीमेल टाइगर शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में छोड़ दिए जाए, कुछ फीमेल टाइगर्स को वहाँ लाया जाए। अब आपको ये पता ही चल जाएगा कि फीमेल टाइगर्स लाई जाएगी तो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बढ़ सकती है। तो बैकग्राउंड में जाए तो ओडिशा जो है ये चाहता है कि बड़ी जो फीमेल टाइगर्स है वो सेंट्रल इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वहाँ से लाया जाए, कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश से यहाँ लाया जाए या फिर हम कहेंगे कि राजस्थान से लाया जाए या फिर महाराष्ट्र से लाया जाए, तो सेंट्रल इंडियन पार्ट से लाया जाए और यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइगर का सेक्स रेशो बढ़ाया जाए, यानी मेल टाइगर्स जितने हैं उतनी फीमेल टाइगर्स भी हो तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छे टाइगर्स की पॉपुलेशन यहाँ बढ़ सकती है। तो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व है कहाँ पे ये देखना होगा क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। तो अब देखते हैं शिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है और कहाँ है। शिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में सिचुएटेड है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसी यानी हम कहेंगे उसी का ये पार्ट है, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी। उसी के अलावा यहाँ पे रिजर्व जो होता है उसको जो नाम मिला है ये शिमलीपाल, वो कहीं ना कहीं रेड सिल्क कॉटन ट्रीज के कारण मिला है जिनको सिमूल कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लोरा और फौना आपको देखने मिलता है। यहाँ पे बंगाल टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, गौर है, चौसिंगा है, तो इस तरह के अलग अलग एनिमल्स आपको देखने मिलते हैं। उसके अलावा अलग अलग प्लांट्स यानी फ्लोरा भी आपको देखने मिलता है। नोटेबली एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर है और देश का एक इकलौता ऐसा वाइल्ड हैबिटेट है जहाँ पे रॉयल टाइगर जो होते हैं वो मेलेनिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर है। यानी जो मेलेनिस्टिक टाइगर जो होते हैं टाइगर की तरह ही होते हैं, उन पे वो स्ट्राइप्स भी टाइगर की तरह होती है बट वो थोड़े ब्लैक होते हैं, उनके ऊपर आपको ऐसा ब्लैक कलर देखने मिलेगा। तो ये होते हैं, ये जो आप पाए जाते हैं सिर्फ शिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं। तो टाइगर जो है शिमलीपाल के वहाँ काफ़ी यूनिक आपको चीज़ें देखने मिलती है। और आपको ये बता दूँ कि कहीं ना कहीं नॉर्मल लेवल जो होता है मेलेनिन का उससे ज़्यादा इनमें मेलेनिन होता है, जिस कारण ये काफ़ी ब्लैक और येलो देखने मिलती है इनके ऊपर स्ट्राइप्स जो होती है वो। तो हम कहेंगे जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़े ज़्यादा ब्लैकिश होते हैं और ये जो टाइगर होते हैं ये एंटायरली ब्लैक नहीं होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं इनको स्यूडो मेलेनिस्टिक हम कह सकते हैं। तो पूरे के पूरे डार्क होते तो हम उसको पूरी तरह से मेलेनिस्टिक कहते हैं बट इनको अब स्यूडो मेलेनिस्टिक कह सकते हैं। रिजर्व जो होता है ये जो टाइगर रिजर्व है शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यहाँ पे 2 इंप्रेसिव वाटरफॉल भी है, एक है बहरी पानी वाटरफॉल और दूसरा है जोरांदा फॉल्स। शिमलीपाल जो होता है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में बनाया गया था और बायोस्फीयर रिजर्व इसको 1994 में डिक्लेयर किया गया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व का उसका पार्ट है 2009 से। और जो रीजन है जो शिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके आसपास आपको अलग अलग ट्राइब्स देखने मिलते हैं, जैसे कोला ट्राइब्स, सांथाल ट्राइब्स, भूमिजा, भातुडी ट्राइब्स, गोंड, खाड़िया ट्राइब्स, मनकाड़िया ट्राइब्स और सहारा ट्राइब्स। ऐसे अलग अलग ट्राइब्स भी आपको इस रीजन के आसपास देखने मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन होगा ये हमें पता चलता है। टाइगर रिलोकेशन की प्रोसेस होती कैसी? अब हम देख रहे हैं कि शिमलीपाल में 2 फीमेल टाइगर्स को छोड़ा जाना चाहिए, ऐसी डिमांड यहाँ से आ रही है। तो ये
रिलोकेशन होता कैसे है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होता है उनका अप्रूवल मैंडेटरी होता है अगर टाइगर का रिलोकेशन करना है इंडिया में कहीं भी। तो रिलोकेट करने के पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसको परमिशन लेना पड़ता है एनटीसीए की। इन केस ऑफ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो एनटीसीए टेक्निकल कमिटी जो होती है वो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस रिजर्व को जल्दी ही विजिट करेगी और स्टडी करेगी उसका लैंडस्केप, उसका क्लाइमेट, कि वहाँ पे कहीं ना कहीं ये टाइगर्स जो है वो रह पाएंगे कि नहीं, और अगर ऐसा लगा कि वो रह पाएंगे तो ये आगे भी बढ़ेंगे और टाइगर जो है फीमेल टाइगर है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलोकेट भी किया जाएगा। तो इस तरह से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व करंट अफेयर में रहा और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेके। इसको NUCFDC भी कहा जाता है। तो हम कहेंगे ये जो सिलेबस इसका जाएगा वो करंट इवेंट में ही जाएगा। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आपको आते ही रहते हैं, तो यहाँ से आएंगे। रिसेंटली जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड को इनॉग्रेट किया हुआ है। तो मिनिस्टर ने ये बोला है कि सजेस्ट किया है बोर्ड को, NUCFDC का जो बोर्ड है उसको ये कहा गया कि वो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बनाए हर अनरिप्रेजेंटेड टाउन में और सिटी में। ये टाइम बाउंड प्रोग्राम होगा, आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बनानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि ये काफ़ी अच्छा रहेगा, इससे काफ़ी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है क्या, ये सबसे पहले बता दूं। तो ये NUCFDC जो होती है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंडिया में, यानी इसके नीचे पूरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो इसका प्राइमरी रोल यही है कि मॉडर्नाइज करना और स्ट्रेंथन करना जो भी हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर है उनको। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NUCFDC जो होता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से। तो ये रजिस्टर्ड है और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी करके ऑपरेट करेगी। ये बैंक नहीं है बट ये फाइनेंस प्रोवाइड करने की एक कंपनी रहेगी। एडिशनली NUCFDC जो होता है यहाँ पे इसको सेल्फ रेगुलेटरी भी फंक्शन करने मिलेगा, यानी खुद के रूल्स, खुद के नियम ये खुद बनाएगी। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी फॉर द फाइनेंस सेक्टर। ये खुद के जो भी रूल होंगे, खुद के नियम होंगे वो खुद बनाएगा। तो इसके की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट मिलेगा UCBs को। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो है अर्बन एरियाज़ में वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट होंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, जैसे मैंने आपको बताया, और काफ़ी सारे सिटीजन्स तक हम पहुंच पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी हर सेक्शन को, हर वर्ग को हमारे जो फाइनेंस सिस्टम है उसमें इंक्लूड करा लेना, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके बेनिफिट्स और सर्विसेज क्या है, तो ये NUCFDC जो होता है ये प्रोवाइड करेगा ये जो UCBs है उनको, जो भी कोऑपरेटिव बोर्ड्स है उनको, UCBs यानी हम जैसे अर्बन कोऑपरेटिव जो बोर्ड कहते हैं उसको कुछ फैसिलिटी दे के, जैसे हम कहेंगे ATM की फैसिलिटी देते, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज देके, SLR लिमिट, रीफाइनेंसिंग, इन सब चीज़ों को लेके। तो हम कहेंगे यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबींग होगा कोऑपरेटिव बैंक्स का और अपने उनके जो कस्टमर्स हैं उनका। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव बात रहेगी जो हमें देखने मिलेगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स और उनके कस्टमर भी काफ़ी अच्छे से यहाँ काम कर पाएंगे। तो ये NUCFDC जो होता है ये न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को लेके, NCPCR को लेकर, और इसका भी सिलेबस जाता है करंट इवेंट्स में। तो कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो होते हैं उन्होंने फाइल की है एक कंप्लेंट, कहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट एन ऐप, एक ऐप के अगेंस्ट यहाँ पे ये फाइल हुई है। तो जो कमीशन होती है इन्होंने रिक्वेस्ट किया है ये मिनिस्ट्री को कि वो एक्शन ले अगेंस्ट गूगल एंड एप्पल एंड ऑल्सो अर्ज मिनिस्ट्री टू मैंडेट स्ट्रिंजेंट KYC नॉर्म्स। तो हम कहेंगे कि गूगल और एप्पल जो है इनके ऊपर एक्शन ली जाए और KYC नॉर्म्स भी यहाँ चलाए जाए, क्योंकि यूज़र जो होते हैं जो उल्लू नाम की और उसके जैसे सिमिलर ऐप है वो जो चला रहे हैं मार्केट प्लेस में वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ये उनका कहना है। तो ये जो रहेगा, ये कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो हम कहेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये न्यूज़ में आ गया है। अब आपको ये बता दूं कि ये जो उल्लू नाम की ऐप है या उल्लू नाम के जो भी प्रोग्राम्स है ये कहीं ना कहीं
बच्चों के लिए ठीक नहीं है और वो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाए जाते हैं या डायरेक्टली देखने मिलता है गूगल या एप्पल पे, और इसी कारण ये कंप्लेंट आई है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनसे। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है क्या, ये सबसे पहले देखते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसी भी बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन को स्टैट्यूटरी कब कहा जाता है? उसे स्टैट्यूटरी तब कहा जाएगा जब कोई भी एक्ट पास करके उसको बनाया जाए, बिल रख के एक्ट पास करके पार्लियामेंट से जब उसे बनाया जाता है तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है। और जो एक्ट पास किया गया था वो है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 में, 2005 में NCPCR जो होता है इसे एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो भी राइट्स है चिल्ड्रन के, जो भी एज है 0 से 18 ईयर्स के बीच के बच्चे, उनके लिए उनके जो राइट्स है उसको सेफगार्ड करने के लिए इसे बनाया गया था। और इसका मिशन यही है कि जितने भी लॉज है, पॉलिसीज़ है या जो प्रोग्राम है उनको अलाइन किया जाए कि चाइल्ड के जो भी राइट्स है वो कहीं ना कहीं उसमें वायलेट ना हो या बच्चों के भी राइट्स वहाँ पे मिलते रहे। ये वर्क करती है प्रमोट करने के लिए चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के साथ। इसमें काफ़ी सारे रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, और वही है कि क्या एक्शंस लेनी चाहिए बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए और क्या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। NCPCR जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है। कमीशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मॉनिटरिंग चलती है, प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट के चलते 2012 का, जुवेनाइल जो जस्टिस एक्ट है 2015 का उसमें, या फिर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RT जो है उसके चलते यहाँ पे ये सब काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको देखने मिलती है कि इतने सारे एक्ट के लिए ये कमीशन जो होता है ये काम करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग देखता है, मॉनिटरिंग देखता है। और ये जो करंट अफेयर था NC जिसको PCR कहा जाता है, इसका जो सोर्स था वो था INC 42। अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिलता है वो है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क को लेके, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। तो हम कहेंगे कि क्लियरेंस मिला नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि एक वहाँ पे एक पाथ क्लियर किया जाएगा नेशनल पार्क में, और कहीं ना कहीं वहाँ पे 6 लेन का एक एलिवेटेड हाईवे बनाया जाएगा। यानी इसकी एलिवेटेड यानी थोड़ा ऊपर से रहेगा जहाँ पे एनिमल्स कहीं ना कहीं क्रॉस नहीं होंगे, और ये हाईवे ऊपर से चले जाएगा और एनिमल्स इसके नीचे से पास हो सकते हैं। तो इनसाइड बन्नरघट्टा नेशनल पार्क ये हाईवे बनाया जा रहा है। बैकग्राउंड की बात करें तो यहाँ काफ़ी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने मिल रहे हैं कि फॉरेस्ट में जो लोग हैं वो जब एनिमल्स उनके सामने आते हैं तो वो एनिमल्स पे अटैक करते हैं या फिर एनिमल उन पे अटैक कर लेते हैं, और इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है मैन और एनिमल के बीच में हमेशा, और काफ़ी एनक्रोचमेंट भी करके रखा है। तो ये जो BNP होता है ये कहीं ना कहीं फ्रैगमेंटेशन का भी इसको काफ़ी थ्रेट है, डेवलपमेंट के चलते हम इसे कहीं ना कहीं छोटा छोटा करते जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम जा सकता है। तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये बेंगलोर में लोकेटेड है, कर्नाटक में। इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में। 2002 में एक छोटा सा पोर्शन जो है पार्क का, नेशनल पार्क का, उसे जूलॉजिकल गार्डन भी बनाया गया है, या फिर द बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क भी बनाया गया है। 1995 से 2021 के बीच में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इन द नेशनल पार्क श्रंक, ये कम हुए, 44% से कम हुए। काफ़ी फॉरेस्ट के लैंड को हमने डाइवर्ट कर दिया था एग्रीकल्चरल पर्पस को लेके, यानी हम कहीं ना कहीं वहाँ पे खेती करना चाहते थे या फिर हम कहीं ना कहीं वहाँ पे अर्बनाइजेशन करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने फॉरेस्ट को काट दिया, शहर बनाना है, खेती करना है, और इस कारण यहाँ के काफ़ी पेड़ भी कम हुए हैं। बाकी नेशनल पार्क्स की बात करें कर्नाटक में तो वो है बंदीपुर नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, ऐसे कहीं ना कहीं नेशनल पार्क आपको देखने मिलते हैं। तो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क अच्छे से याद रखिएगा, और नेशनल पार्क जैसी चीज़ों पर काफ़ी समय पर क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, और ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू। अब आगे के करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आगे जो हमें न्यूज़ में देखने मिला वो है बायोट्रिग। बायोट्रिग एक काफ़ी अलग से टेक्नोलॉजी है और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट एंड साइंस में। तो दोनों जगह पूछा जा सकता है, एनवायरमेंट से भी यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, साइंस से भी यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कंटेक्स्ट ये है कि कुछ रिसेंट स्टडीज़ है उन्होंने ये बताया है कि काफ़ी एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अच्छे से चलाई जाएगी जिसको कहा जाता है बायोट्रिग। तो बायोट्रिग करके एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें पायरोलिसिस की जो प्रोसेस है वो उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे कम्युनिटी लेवल पे, गांव में, रूरल इंडियाज़ में इसका हम यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड यही है कि बायोट्रिग जो होता है ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन हमें मिला है जिससे हम रूरल कम्युनिटीज़ की लाइफ अच्छी कर सकते हैं, गाँव वालों की जो जिंदगियाँ हैं वो काफ़ी सुधार सकते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, BPL वाले जो है उनकी, यानी जो भी पुअर हैं उन लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। अब बायोट्रिग में होता क्या है और बायोट्रिग क्या होता है आपको ये बता दूं।
बायोट्रिक एक कम्युनिटी लेवल पायरोलिसिस है, एक सिस्टम। पायरोलिसिस क्या है ये भी आपको बताता हूँ। तो ये पायरोलिसिस है जिसमें जो भी वेस्ट जनरेट करेंगे गांव वाले, तो गांव वाले जो भी वेस्ट को जनरेट करेंगे उसका यूज़ करके हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो पायरोलिसिस में होता क्या, ये केमिकल रिसाइकलिंग होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल को। जो भी बचे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है, चाहे वो प्लांट के रहे या एनिमल के रहे या इंसान के रहे, जो भी रहे, जो भी वेस्ट है, वो सब जो है उसको हम कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बाद में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये कहीं ना कहीं जो वेस्ट है उसको सील कर देता है और ऑक्सीजन फ्री चेंबर में जो भी वेस्ट निकला है उसको ऑक्सीजन फ्री चेंबर में डाल दिया जाएगा। बाद में उसकी हीटिंग की जाएगी, उसको हीट किया जाएगा अबाउ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। और ये जो पायरोलिसिस होता है ये कहीं ना कहीं यूजफुल केमिकल को प्रोड्यूस करेगा, जैसे बायो ऑयल हो गए, सिनगैस हो गई, बायोकैर फर्टिलाइजर हो गई, ये सब। अब इन सब की रूरल कम्युनिटीज़ को क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंडोर पोल्यूशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी कम हो सकता है। बायोट्रिक जो होगा उसको यूटिलाइज करके जो रूरल इंडियंस है, जो भी गांव के लोग हैं, वो इंडोर एयर पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। क्योंकि गांव में आप देखते हो कि चूल्हा जलाया जाता है या फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया जाता है और इस कारण काफ़ी धुआं भी होता है, जिससे वुमेन की और बच्चों की हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है उस पोल्यूशन के कारण, उस धुएँ के कारण। तो हम उसे कम कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छे केमिकल्स जो भी हम ये केमिकल्स बना रहे हैं उसका यूज़ करके हम चूल्हा भी जला सकते हैं। दूसरी बात, सॉइल हेल्थ भी अच्छी होगी। बायोकैर जो है वो जो पायरोलिसिस से बनेगा एक प्रोडक्ट, वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ा सकता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी तो पेड़ अच्छे आएंगे तो कार्बन सिंक बनते जाएगा, यानी जो भी कार्बन, क्योंकि आपको पता है जो पेड़ होते हैं वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये कार्बन सिंक बना के रखे, जो हम कार्बन के एक्स्ट्रा इमिशन कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम तक नहीं पहुंचने दे रहे या हमको उससे बचा रहे हैं जो भी पेड़ है वो। दूसरा, क्लीन पावर जनरेशन होगा। सिनगैस और बायोफ्यूल, बायो ऑयल जो रहेगा ये प्रोड्यूस जो किया जाएगा बायोट्रिक से, वो पायरोलिसिस सिस्टम में वो फ्यूचर साइकिल्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, आगे भी ये प्रोड्यूस होते रहेगा। बचा हुआ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके काफ़ी सारे घर या बिजनेसेस चल सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्टिव फार्मलैंड की अगर बात करें तो बायोकैर का यूज़ करके या बाकी पायरोलिसिस प्रोडक्ट्स का यूज़ करके फार्मर जो होते हैं वो काफ़ी प्रोडक्टिव अपनी फार्मलैंड को बना सकते हैं। उनकी फसलें अच्छी आएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी और उनकी भी कंडीशंस जो होगी वो सुधरती जाएगी। ऐसा ये बायोट्रिक है जो न्यूज़ में रहा और इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब हम देख लेते हैं आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो कि हमने अभी करंट अफेयर पढ़ा 5 मार्च के जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज देखने मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन, इन इंडिया मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर्स कैन बी फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन। फर्स्ट इज रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सेकंड इज शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, थर्ड इज बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड फोर्थ इज काजीरंगा टाइगर रिजर्व। अपने जो भी आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड is an umbrella organization for urban cooperative banks in India. Statement 2, its primary role is to modernize and strengthen the rural cooperative banking sector in India. Which one of the following is correct in respect of the above statement? First is both 1 and 2 are correct and statement 1 is the correct explanation for statement 1. Statement 2 is the correct explanation for statement 1. Second, both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 is not correct explanation for statement 1. C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. D, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NCPCR is statutory body established by Government of India. Second, NCPCR operates under Ministry of Women and Child Development of the central government. Third is chairperson and members are appointed by central government. Fourth one is chairperson and other members serve term for 3 years. How many statements given above are correct? Only one, only two, all three या फिर all 4? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखने हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे और आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।